टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 22 जुलाई और आइए स्टार्ट करते हैं हमारे द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये न्यूज़ एनालिसिस आपका UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। राइट, तो इसमें हम वही न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा और जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी हाई होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला न्यूज़ है जो कि हमारी UPSC से रिलेटेड है बेसिकली, है ना। तो ये है आपका एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे बने हैं 15वीं 15th। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे होता है, मतलब इसका इलेक्शन कैसे होता है, वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट है। राइट, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट, तो द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू बेसिकली आपके संथाल से बिलोंग करती है, संथाल कम्युनिटी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संथाल कम्युनिटी, राइट, सो वो बिलोंग करती है संथाल कम्युनिटी से। संथाल कम्युनिटी आपका थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब का। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि द्रौपदी मुर्मू क्या है, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और संथाल कम्युनिटी आपका तीसरा लार्जेस्ट कम्युनिटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। और ये बेसिकली इनका जो संथाल कम्युनिटी का जो मेजर जो पॉपुलेशन आपको कहाँ पे रहता है, बेसिकली ये आपका हो गया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपका हो गया झारखंड। ठीक है, ये तीन आपका जो एरिया है यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। संथाल थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है और इसके पहले आपका होंगे गोंड और भील। ठीक है, गोंड और भील हो गया, गोंड पहले नंबर पे है, भील दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे संथाल हो गया। संथाल का लैंग्वेज होता है संथाली लैंग्वेज। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट से गिरता है उसका नाम है ओल चिकी। राइट, ओल चिकी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, ओल चिकी। संथाल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। संथाल आपका जो लैंग्वेज है वो आपका 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो 8 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं उसके 8वें शेड्यूल्स में, है ना, जिसमें आपके 22 लैंग्वेजेस है इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें संथाल लैंग्वेज को भी दर्जा दिया गया, उसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने संथाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया कि संथाल आपका तीसरा लार्जेस्ट कम्युनिटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ये आपके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में इसके मुख्यतः इसके रीजन है आपके। ठीक है, और पहले नंबर पे गोंड है, दूसरे नंबर भील, तीसरे नंबर पे संथाल का संथाली लैंग्वेज यूज़ होता है, स्क्रिप्ट होता है ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी, और ये आपका 8वां शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक और बात जान लेते हैं इसमें कि एज पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा संथाल को बोला गया है। संथाल को 2 भाग में तोड़ा गया है। एक को बोलते हैं संथा, है ना, और एक को बोलते हैं आला। संथा का मतलब होता है पीसफुल, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं काम, मतलब शांत, और आला का मतलब होता है मैन। ठीक है, यानी आदमी जिसको बोल सकते हैं। तो संथाल लोग पीसफुल या काम है ना, पीसफुल आदमी जिसको बोल सकते हो। संथा प्लस अला से बना हुआ है आपका संथाल। तो यहाँ पे हमने संथाल के बारे में जान लिया। अब चलिए जानते हैं हम लोग कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके संथाल से, तो वो हमने कवर कर लिया। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है आपका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है किस तरह से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में आपको पूछ सकता डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है क्या, कि जनता के द्वारा चुना जाता है क्या? जनता के द्वारा हम लोग प्रेसिडेंट नहीं चुनते, राइट? तो डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं प्रेसिडेंट का। तो ये होता है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसके थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है ना? और जो कोटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोल कोटा, इलेक्ट्रोल कोटा मतलब इतना वोट उसको चाहिए होगा, है ना, विजयी होने के लिए। तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, है ना, डिवाइड बाय 2+1, राइट? इसके थ्रू किसी भी आपका जो प्रेसिडेंट है उनको चुना जाएगा। इतने नंबर ऑफ वोट्स अगर उनको मिल जाते हैं तो उनको इलेक्टेड माना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल डिवाइड बाय 2+1, ठीक है? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोल कोटा। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, कि पार्टिसिपेट कौन करेगा, मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा हूँ, मतलब कौन वोट दे सकता है यहाँ पे, है ना? इसको मैं बोल देता हूँ एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। वोट के लिए कौन एलिजिबल होंगे? तो होंगे बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स। कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स किसके? इलेक्टेड मेंबर होंगे आपके पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों आ गया आपका, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए। साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ आपके यूटी होते हैं, यूटी में कौन कौन आएंगे आपके? तो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी आपका यूटी में आ गए। वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे और बाकी के स्टेट वहाँ के जो यूटी में जो भी आपके दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, पार्लियामेंट, इसके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं लिया जाता है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड इन द, है ना, वोट फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है? तो नॉमिनेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके, क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। बेसिकली सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यूटी में भी हो गया तो दिल्ली और पुडुचेरी का, ठीक है? तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जान लिया। साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कोई भी डिस्प्यूट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है उस डिस्प्यूट को लिसन करने का, ठीक है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसको लिसन करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है इसमें, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फाइनल होता है। तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी जान लिया और हमने संथाल कम्युनिटी के बारे में भी जान लिया। और द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड हुए हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी में भी, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं बेसिकली उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, और जो भी ऐसे न्यूज़ जो कि इररिलेवेंट होगा और जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ऐसे भी न्यूज़ को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल्स के लिए हमारा वीकली एडिटोरियल्स आता है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, है ना? हम सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वही डिस्कस करते हैं हम लोग। केरला फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स बहुत रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, केरला में भी इसका पहला केस देखा गया एक्चुअली। तो आइए चलते मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है एक्चुअली, ठीक है? तो मंकी पॉक्स है आपका, ये होता है आपका एक जूनोटिक वायरस। क्या होता है? जूनोटिक वायरस। मंकी पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज़ ए जूनोटिक वायरस, जूनोटिक,
ठीक है। व्हाट डू मीन बाय जूनोटिक? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो ये ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन में, ठीक है, जूनोटिक। क्या ये दोनों को हो सकता है क्या? हाँ, ये दोनों को हो सकता है, एनिमल्स को भी हो सकता है आपको, ठीक है, और ह्यूमंस को भी हो सकता है, दोनों को ये होता है, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस। साथ ही साथ क्या हो सकता है इसमें आपको? मंकी पॉक्स है, इसका जीनस क्या होता है? यहाँ से एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जीनस, जीनस क्या होता है इसका? वहाँ होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, दिस इज द जीनस ऑफ मंकी पॉक्स। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये फैमिली हो गया इसका पॉक्स विरिडे, पॉक्स विरिडे, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस, फैमिली पॉक्स विरिडे। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स वायरस आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस, ठीक है। तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि मंकी पॉक्स वायरस आपका डीएनए वायरस है क्या? हाँ, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहली बार कहाँ मिला था इसको? तो ये आपको मिला था अफ्रीका में, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ इन दोनों एरिया में आपको ये सबसे पहली बार देखा गया यानी पाया गया। और वहाँ पे कहाँ पे? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो ये कॉन्गो में सबसे पहली बार देखा गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। उसके बाद फिर मई 2022 में ये सब जगह फैल गया। मई 2022 में फिर ये आपका यूरोप में आया, सबसे पहले आपका ब्रिटेन हुआ, ठीक है। उसके बाद सब जगह ये फैल चुका है अभी। तो इसका कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर, है ना, कोई क्योर नहीं है आपका मंकी पॉक्स वायरस का। पर इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। 85% ऑफ मंकी पॉक्स वायरस कैन बी प्रिवेंटेड, है ना, बाय स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से इसका जो सीवियरिटी होता है, फैलने का जो दर होता है, उसको रोका जा सकता है ना, इसको कम किया जा सकता है। आपको 85% तक हम कम कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से, ठीक है। ये फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है बेसिकली, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है एनिमल्स में, कैसे से होता है? एनिमल्स के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के थ्रू कैसे होगा आपको? अगर आपको बाइट कर ले, है ना, या स्क्रैच कर दे, ठीक है, या फिर आप कंटामिनेटेड आप फ्लैश ले, ठीक है, ऐसा फ्लैश आप ले रहे हो या मीट ले रहे हो आप जो कि कंटामिनेटेड है आपका मंकी पॉक्स वायरस से, तो ऑब्वियसली आपको मंकी पॉक्स होने का चांसेस है। अगर ऐसे एनिमल्स है जिनके पास ऑलरेडी उनको मंकी पॉक्स हो चुका है, अगर वो आपको बाइट या स्क्रैच करेगी तो आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा, सिंपल है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है आपका, ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट, ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होगा आपको? आपका बॉडली फ्लूइड से, बॉडली फ्लूइड्स, ठीक है, सलाइवा या और बॉडी का कोई भी एक्सट्रेटा, है ना, बॉडी से जो भी निकल रहा है आपका, ठीक है, अगर उसके संपर्क में कोई आदमी आएगा तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। या कंटामिनेटेड कोई अब ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसके थ्रू भी हो सकता है। ये बेसिकली आपको छूने से फैलता है आपका, ठीक है। जिस तरह से आपका चेचक फैलता है, स्मॉल पॉक्स, सेम आपका उस तरह से फैलता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स भी जान लेते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकता है इसका? सिम्टम्स में बेसिकली आपको हेडेक होगा, ठीक है, आपको हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, है ना, इन्फ्लुएंजा जैसा आपका बिहेवियर होगा, इन्फ्लुएंजा में जो चीज़ होते हैं वो भी आपके साथ होगा। साथ ही साथ आपको स्मॉल पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स हो सकता है। या फिर आपका जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल, है ना, वो भी फूल जाएगा आपको,
स्वेल हो जाएगा। तो ये आपके सिम्टम्स है आपके मंकी पॉक्स होने का, ठीक है। रैशेस होंगे आपको, बहुत ज़्यादा रैशेस भी होंगे, रैशेस के साथ आपको फीवर होगा, है ना। तो वही हो गया, मतलब हेडेक होगा तो बॉडी पेन भी होगा, रैशेस होंगे, फीवर होंगे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होने के होंगे, टॉन्सिल्स आपका फूल जाएगा, ठीक है। तो आपको मंकी पॉक्स का ये सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स। कोई क्योर नहीं है अभी तक, लेकिन 85% हम इसको रोक सकते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पूरा जान लिया है। ये एनिमल और ह्यूमन दोनों को होता है, जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। फैमिली है पॉक्स विरिडे और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये एक जूनोटिक वायरस भी है आपका, ठीक है। बेसिकली सबसे पहली बार कॉन्गो में देखा गया था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से 85% इसको हम रोक सकते हैं। ये आपको एनिमल में अगर कंटामिनेटेड मीट लेते हो, बाइट के स्क्रैच करते हो तो उससे हो जाएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन में अगर बॉडी फ्लूइड से भी आपको फैलता है। बेसिकली सिम्टम में आपको हेडेक हो सकता है, रैशेस हो सकता है, फीवर, बॉडी पेन होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, चिकन पॉक्स या टॉन्सिल भी आपको फूल जाएंगे। तो ये आपका मंकी पॉक्स यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़, पेगासस स्पाईवेयर रेवलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे पेगासस के बारे में दिया गया है ना, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस पूरे न्यूज़ के अंदर। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं कि पेगासस है क्या एक्चुअली में, और इंडियन लॉ क्या बोलता है इस पर, ठीक है। तो पेगासस, तो जो पेगासस स्पाईवेयर है, इससे भी एग्जाम में आ सकता है आपका वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं बेसिकली आपका। तो पेगासस स्पाईवेयर करता है क्या है बेसिकली आपका। ये जो पेगासस है आपका, ये सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है आपके फ़ोन के अंदर, यानी आपके फ़ोन के अंदर ये है ना घुस जाता है ये, ठीक है ना, बाय इंटरनेट के थ्रू, है ना। ये आपको फ़ोन के अंदर चला गया, तो ये इन्फॉर्मेशन जितना भी रहेगा, चाहे फ़ोन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, एक फ़ोटो, कॉन्टैक्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको वो चुरा लेता है या उसको आप ट्रांसमिट कर देता है जहाँ इसका सर्वर होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं चुराता, ये क्या करता है बेसिकली आपका, ये आपके फ़ोन कैमरा को एक्टिवेट भी कर देगा। फ़ोन कैमरा हो गया या फिर माइक्रोफोन हो गया, इसको एक्टिवेट कर देगा, और उसको एक्टिवेट करने के बाद एज ए स्पाइंग डिवाइस की तरह भी काम कर लेगा। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन ही आपका एक डिवाइस बन चुका है स्पाइंग डिवाइस के लिए। तो ये है आपका स्पाईवेयर, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्पाईवेयर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, फ़ोन के अंदर आने के बाद फ़ोन को हैक कर लेता है वो, और फ़ोन का जितना भी इसमें इन्फॉर्मेशन है वो तो चुरा ही लेता है, साथ ही साथ फ़ोन को एक ऐसे स्पाइंग डिवाइस भी बना देता है आपको। तो फ़ोन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, माइक्रोफोन अपने आप ऑन हो जाता है, ठीक है, बिना जिसका फ़ोन है उसको पता चले हुए। तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है आपका। अगर इस गलत हाथों में पड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये बेसिकली आपका। तो ये आपका इजराइल का बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इजराइल का है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया, राइट। जब इस पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया सरकार के ऊपर, दबाव दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया है जिसका नाम रखा गया रविंद्रन, है ना, रविंद्रन कमेटी। एग्ज़ाम में पूछ सकता है डायरेक्ट ऐसा कि रविंद्रन कमेटी किससे बिलोंग करता है आपका, ठीक है। एग्जाम में इस तरह UPSC में इस तरह से फ्रेम करता है क्वेश्चन आपका कि रविंद्रन कमेटी बिलोंग्स टू होम, राइट। तो इट इज़ बिलोंग टू पेगासस स्पाईवेयर, ऐसा आप बोल सकते हो उसमें। तो RV रविंद्रन है, याद रखिए, रविंद्रन कमेटी, उसको कमेटी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, है ना, जिसका काम है इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना और डिटरमाइन करना कि जो पेगासस जो यूज़ हो रहा है आपका, है ना, जो पेगासस का जो यूज़ किया गया है वो क्या फ़ोन के अंदर किया गया है क्या, है ना, यानी फ़ोन को टैप करने के लिए किया गया, या फिर ये दूसरे डिवाइसेस को टैप करने के लिए किया गया क्या, इंडियन सिटीजन्स के रिलेटेड। यानी कि इंडियन सिटीजन्स के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर का, यानी जो स्पाईवेयर का, है ना, फ़ोन को टैप करने के लिए यूज़ किया गया है कि नहीं, ऐसा, है ना, उसके लिए एक कमेटी बनाया गया जिसका काम है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और ये पता लगाना कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका काम, वो उस कमेटी का नाम है जस्टिस RV रविंद्रन कमेटी, वो चेयर कर रहे हैं चीज़ को। तो हमको यहाँ से ये वाली जो रविंद्रन कमेटी है उसको हमको याद रखना है। तो हमको ये समझ में आ गया कि पेगासस स्पाईवेयर करता क्या है, ठीक है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही चोरी नहीं करता, ये आपके फ़ोन को स्पाइंग डिवाइस भी बना देता है ना, ये है आपका पेगासस, ठीक है। तो हमको ये भी समझ में आ गया पेगासस कहाँ का है, तो इजराइल का है। तो इस पर इंडियन लॉ क्या बोलता है।
इंडियन का जो लॉ है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये क्या बोलता है कि गवर्नमेंट चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्ट करने का, ठीक है, किसी भी मैसेजेस को या क्लास ऑफ मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है अगर उसमें देश का सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी है तो, है ना। अगर मान लो कि हमारा इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किसी चीज़ से, तो गवर्नमेंट चाहे तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के थ्रू किसी भी मैसेजेस या क्लास ऑफ मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है। अगर इंडिया का सिक्योरिटी की बात हो या स्टेट का सिक्योरिटी की बात हो या फ्रेंड रिलेशंस हो फॉरेन स्टेट के साथ या पब्लिक ऑर्डर भी हो तो भी, है ना, या फिर कोई ऑफेंस होने वाला हो उसको प्रिवेंट करना हो तो भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि क्या इंडियन लॉ इस तरह से है क्या हमारे पास, है ना, कि गवर्नमेंट चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है कोई भी मैसेजेस, गवर्नमेंट चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है अगर कंडीशन है उसमें कि अगर देश का यानी इंडिया का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में हो या फिर स्टेट के सिक्योरिटी के बारे में हो, है ना, कोई भी स्टेट का सिक्योरिटी भी मैटर करता है, या फिर अगर फॉरेन स्टेट से उसके साथ अगर फ्रेंडली रिलेशंस के बारे में बात हो या पब्लिक ऑर्डर से भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जो होने वाला हो, ठीक है, उसको रोकना है तो भी गवर्नमेंट चाहे तो आपके मैसेजेस यानी मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो ये तो आपको बोल रहा है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। अब इसके प्रोसेस को ऑपरेशन करने के लिए, ये जो प्रोसेस होगा इसको ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, टेलीग्राफ रूल्स बनाया गया था, ठीक है। तो टेलीग्राफ रूल्स के अंदर एक ऐड किया गया रूल नंबर 419A, ठीक है, इसको ऐड किया गया बाद में। तो वो बेसिकली कब ऐड किया गया था, जब वर्डिक्ट दिया गया था। यहाँ से मेंस में आप यहाँ से फॉर्डर यूज़ भी कर सकते हो फॉर यूपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। अगर मेंस में इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप उठा भी सकते हो चीज़ को। तो जो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है नहीं, टेलीफोनिक जो बातचीत होती है हमारा, वो तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर है ना। तो राइट टू प्राइवेसी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो उसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उसके अंदर आता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो राइट टू प्राइवेसी में आता है, लेकिन इसको हम ब्रीच कर सकते हैं, यानी कि इस पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर एस्टैब्लिश प्रोसीजर हो तो, ठीक है। यानी अगर पर्टिकुलर प्रोसीजर से, मान लो देश का खतरा हो गया, मान लो स्टेट का खतरा है, स्टेट की सिक्योरिटी पे खतरा है, या फिर पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ है, या फिर है ना कोई ऑफेंस होने वाला है उसको रोकना है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ है प्रोसीजर्स है, तब राइट टू प्राइवेसी के अंदर जो आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया गया है उसको भी ब्रीच किया जा सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो हमको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे बोला गया था, है ना, तभी हम मेंस का फॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो कि राइट ऑफ प्राइवेसी का हिस्सा है उसको भी ब्रीच कर सकते हैं अगर इस्टैब्लिश प्रोसीजर्स हो, अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, यानी अगर देश की सिक्योरिटी के मामला है या फॉरेन स्टेट का फ्रेंडली रिलेशनशिप का मामला है या पब्लिक ऑर्डर का मामला है या कि इंसाइटमेंट को रोकने का मामला है, अगर इस तरह कोई मामला है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी को ब्रीच किया जा सकता है, उसको भी टैप किया जा सकता है। तो हमने यहाँ भी जान लिया कि इंडियन लॉ क्या बोलता है आपका, ठीक है। तो आपका ये भी न्यूज़ आपका पूरा कवर हो जाता है कि पेगासस स्पाईवेयर क्या था और इंडियन लॉ क्या बोलता है। तो हमारा ये भी कवर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कर्नाटका ने टॉप किया है नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट, ठीक है। तो हमको ये भी जानना है कि नीति आयोग है क्या एक्चुअली। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, है ना, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नीति आयोग से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स है उससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको नीति आयोग को भी जानना ज़रूरी है। तो लेट कंप्लीट द नीति आयोग। तो नीति आयोग होता है क्या बेसिकली? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ना। ये क्या है? आपका पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है और सबसे एपेक्स यानी सबसे उच्चतर है। तो इसका काम क्या है बेसिकली? इसका काम दिया गया है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करना, यानी जो भी भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है
उसको कैटलाइज करने का काम, उसको उत्प्रेरक करने का काम आपका नीति आयोग का काम होता है। साथ ही साथ क्या करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देगा, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी स्टेट और सेंटर के बीच में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए उसको बढ़ावा देने का काम भी नीति आयोग करता है ना। किस तरह से करता है आपका, जैसे आपको 15 ईयर का रोड मैप है, नीति आयोग का सब इनिशिएटिव है, पूछ सकता है कि नीति आयोग का इनिशिएटिव क्या क्या होता है। तो 15 ईयर रोड मैप है, 7 ईयर विजन है, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन, एमरेट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, ये सब नीति आयोग का निकाला हुआ है। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप यहाँ से भी जवाब दे सकते हो कि अटल इनोवेशन मिशन किसने निकाला था, नीति आयोग का है, डिजिटल इंडिया हो गया, एमरेट हो गया, 7 ईयर विजन स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हो गया, 15 ईयर रोड मैप हो गया, ये सब नीति आयोग का इनिशिएटिव्स है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। जो भी हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग का एक नीति आयोग काउंसिल होता है जिसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके काउंसिल के अंदर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होंगे उसके काउंसिल्स में मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के भी चीफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे। और अगर यूटीज़ होंगे तो यूटी के गवर्नर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, है ना। और उसके वाइस चेयरमैन आपका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। तो अभी तत्कालीन सीईओ कौन है, अभी रिसेंटली सीईओ चेंज हुआ है, राइट। तो अभी सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूज़ आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग कुछ आपका इंडाइसेस निकालता है आपको, ठीक है। जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो गया, स्टेट का हेल्थ इंडेक्स हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो गया। ये सारे इंडेक्सेस आपका नीति आयोग निकालता है आपको, ठीक है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कर्नाटका ने इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, टॉप किया है ना। तो कर्नाटका टॉप किया है आपका नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो हमको ये भी थोड़ा सा जान लेना है कि क्या न्यूज़ में क्यों है इतना। तो ये आपको क्या बोल रहा है आपको कि जो कर्नाटका है बेसिकली, तो टॉप किया आपका कर्नाटका होंगे, उसके बाद तेलंगाना हुआ, फिर हरियाणा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कर्नाटका तेलंगाना हरियाणा फर्स्ट सेकंड थर्ड आए रैंक में, ठीक है। तो इसमें 17 मेजर स्टेट को लिया गया है नीति आयोग में, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 17 मेजर स्टेट को लिया गया है, जिसमें कर्नाटका टॉप पे आया है। और बॉटम 3 कौन है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है, उसके ऊपर थोड़ा सा उड़ीसा, उसके ऊपर बिहार, है ना। यानी 15 रैंक बिहार का, 16 उड़ीसा, 17 बिहार आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि कर्नाटका टॉप किया नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट में, ठीक है। और मणिपुर जो टॉप किया है, मणिपुर आपका हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में, ठीक है। मणिपुर आपका हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में, ठीक है। मणिपुर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में टॉप किया है मणिपुर ने। और आपका ये चंडीगढ़ आपका यूटी में टॉप किया है, ठीक है, चंडीगढ़। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम में इस तरह से ही पूछ सकता है कि यूटी में किसने टॉप किया है ना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो निकालता है उसमें यूटी में किसने टॉप किया, चंडीगढ़। और नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में टॉप किया मणिपुर। और स्टेट वाइज में तो कर्नाटका टॉप किया है, कर्नाटका, तेलंगाना, उसके बाद फिर हरियाणा। और बॉटम में हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार का 15 नंबर है, उड़ीसा का 16, छत्तीसगढ़ का 17, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो आपका जो इनोवेशन इंडेक्स है, राइट, नीति आयोग का, इसमें ये भी बताया गया कि जो कंट्रीज़ होते हैं, राइट, ऐसे कंट्रीज़ जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, जिसको हम लोग बोलते हैं GDRED, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ठीक है। अगर ऐसे कंट्रीज़ जो अपने GDERD में, है ना, स्पेंड कम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो फेल हो जाता है। यानी ह्यूमन कैपिटल उतना डेवलपमेंट नहीं होता ह्यूमन कैपिटल का। तो जो लॉन्ग रन में जो होना चाहिए हमारा ह्यूमन कैपिटल, वो डेवलप नहीं हो पाता अगर कंट्रीज़ अपना जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D अगर कम करते हैं तो इंडिया का कितना है बेसिकली, अभी रिसेंटली इंडिया का 0.7% है। तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू क्या है, तो बहुत ही
लो वैल्यू है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही इन्वेस्ट करते हैं आरएनडी पे, तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम होना चाहिए, जो एवरेज होना चाहिए वो होता है 2%। ठीक है, 2% तो होना ही चाहिए आपको। अपने जीडीपी का 2% अगर ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट करते हो आरएनडी में, तभी जाके आपका ह्यूमन कैपिटल है ना, जो ह्यूमन का जो कैपिटल होगा लॉन्ग रन में, और उसका एबिलिटी होगा इनोवेट करना, है ना, डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो वो अच्छा हो पाएगा अगर हम 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना आरएनडी में, राइट। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है। तो कर्नाटका टॉप के नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे वुमेन हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वुमेन के पास अपना राइट है सेफ अबॉर्शन का। ठीक है, सेफ अबॉर्शन का राइट है वुमेन के पास, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बेसिकली लोअर कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अभी, तो ठीक है, तो एक महिला थी जो कि अनमैरिड थी, बेसिकली थोड़ा न्यूज़ समझ लेते हैं। अनमैरिड महिला थी, तो उनका बेसिकली वो लिविंग में रहती थी और शी इज़ गॉट प्रेग्नेंट, राइट। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि प्रेग्नेंट के बाद उनका जो पार्टनर है वो उनको लेफ्ट कर दिया, तो शी वांट कि जो उनका प्रेगनेंसी है उसको मिसकैरेज कर दिया जाए, उसको अबॉर्शन कर दिया जाए। ठीक है, इस पे लोअर कोर्ट ने बोला कि एज़ पर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, है ना, आपका जो केस है वो इसके दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को लताड़ लगाई है सीरियसली। ठीक है, उसने बोला है उसको इस तरह से कि ऑलरेडी जो आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट है उसमें चेंजेस किया गया है, राइट। उसमें पहले उसमें हस्बैंड लिखा हुआ था, अभी उसको पार्टनर में बदला गया है ना। तो जब इसका मतलब ये हो रहा है कि अब अनमैरिड वुमेन भी इसमें इसके घेरे में आती है, राइट। और जो अबॉर्शन है, राइट, सेफ अबॉर्शन आपको उसका क्या है बेसिकली, है ना, उसका राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है वुमेन का, और राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस आपका उसका पर्सनल लिबर्टी है ना, जो कि आर्टिकल 21 के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो वो आप कुछ ऐसे छीन सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ये करते हो, वुमन को फोर्स करते हो कि आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, तो उसका तो वायोलेशन हो जाएगा उसका बॉडीली इंटीग्रिटी के साथ, और साथ ही साथ उसको जो मेंटल ट्रॉमा जो उसका बढ़ जाएगा वो भी हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वुमन का भी, यानी अनमैरिड वुमन का भी राइट है सेफ अबॉर्शन का। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ था, है ना, ये आपका करंट न्यूज़ है। लेकिन हमको इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो ये चलते हैं हमारा देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है। ठीक है, तो इंडिया का लॉ अबॉर्शन में देखते थोड़ा सा, उसको भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया का क्या लॉ है अबॉर्शन में। तो 1960 के दशक में बेसिकली अबॉर्शंस बहुत हो रहे थे, बहुत ही हाइयर नंबर में अबॉर्शन चल रहे थे। अगर 1960 की अगर हम बात करें तब, है ना, तो उस समय इतने सारे अबॉर्शन हो रहे थे, तो जो कि अनसेफ था बेसिकली, है ना। अगर अनसेफ अबॉर्शन होगा तो ऑब्वियसली मैटरनल मोर्टेलिटी भी होगा, यानी कि महिला मृत्यु दर, है ना, बच्चे का मृत्यु तो होगा ही होगा, साथ साथ जो बच्चा पैदा कर रही है उसकी मृत्यु हो जाती है अबॉर्शन के कारण, क्योंकि अनसेफ हो रहा है। तो इस पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाया जिसका नाम है शांतिलाल शाह कमेटी। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि शांतिलाल शाह कमेटी किस लिए बनाया गया था। ठीक है, तो अबॉर्शन के अबॉर्शन पे नियम बनाने के लिए, कंट्री के अंदर अबॉर्शन पे नियम बनाने के लिए कमेटी बनाया गया, शांतिलाल शाह कमेटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अबॉर्शन इन द कंट्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, है ना, कमेटी बन गया, कमेटी में रिपोर्ट पेश किया होगा, तो फिर मैटरनल मोर्टेलिटी और अनसेफ अबॉर्शन को कम करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ना जो है वो क्या है एक्चुअली। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, है ना, इसमें अबॉर्शन है, इसको परमिट किया गया है ना, कि अबॉर्शन परमिट है, लेकिन उसके लिए एक मेडिकल ओपिनियन लगेगा आपको। अबॉर्शन आपको कराना है तो उसके लिए एक मेडिकल ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिकल ओपिनियन ये देखेगा कि उसके साथ कुछ एक रीज़न होना चाहिए, तभी मेडिकल अपना ओपिनियन देगा हाँ या ना में कि अबॉर्शन इसको परमिट करे या ना करे। तो क्या होना चाहिए वो जो रीज़न्स, अगर जो प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अगर किया जाता है
तो इससे प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ पे खतरा हो सकता है। दिस वॉज द रीज़न, है ना। इस रीज़न पे आपका मेडिकल ओपिनियन आपको ये सर नो बोलेगा कि परमिट करेगा या नहीं भी। अगर प्रेगनेंसी करने से अगर प्रेग्नेंट वुमन के लाइफ को अगर खतरा हो जाए, ठीक है, या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से उसके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रेव इंजरी पहुँचे तो भी, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर बच्चा जो पैदा हो, ठीक है, हो सकता है कि उसके साथ कोई एक एबनॉर्मलिटी यानी कि मेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाए, सीरियस आपका फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो उस केसेस में हम भी उसको अबॉर्शन को परमिट किया जा सकता है। तो ये केसेस है आपके, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है आपको। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा अप टू 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज, ठीक है, यानी जब से वो माँ बन रही है, यानी कि 24 वीक तक, 24 वीक के अंदर ही, है ना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर, ठीक है। इसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है, रेप हुआ है ना, इस तरह का कुछ हुआ है, तो अगर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ये बोल दे या लिख के दे दे जो भी, ठीक है, कि वुमेन के साथ इस तरह से अगर कोई भी सेक्सुअल असल्ट या रेप या इंसिस्ट हुआ है, तो 24 वीक के अंदर ही है ना, उसकी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है ना। अगर वो माइनर हो तब भी, ठीक है, या फिर अगर उसका मार्टियल स्टेटस को चेंज कर दिया गया हो, है ना, मतलब हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो विधवा हो गई या फिर वो डिवोर्स ले ली, ठीक है, तो इस केसेस में भी आपको, है ना, उसके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर उसके साथ कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, मेंटली इल भी हो सकती है वो लड़की, तो भी है ना, उसका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर उसका फीटल माल इन्फॉर्मेशन बना हो, यानी कि चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा, तो इस केसेस में भी हो सकता है। या फिर अगर कोई डिज़ास्टर के केसेस में है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन के केसेस में है, तो उस केसेस में भी आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मान लें कहीं पे बाढ़ आ गया या फिर कहीं पे भूकंप आ गया, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन के केसेस में वहाँ पे, है ना, उस केसेस में आपका प्रेगनेंसी को आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 24 वीक के अंदर की बात है, ये ऊपर वाला जो देखें हम लोग, ये 24 वीक के अंदर की बात है। 24 वीक के अंदर, अगर 24 वीक के बाद भी हो जाए तो भी आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए 4 आपके मेडिकल बोर्ड लगेंगे। मेडिकल बोर्ड में 4 मेंबर लगेंगे। 4 मेडिकल बोर्ड के मेंबर अगर ये परमिट कर दे, तब जा कर के 24 वीक के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसमें अनमैरिड वुमेन भी एक्सेसिबल है ना, अनमैरिड वुमेन को भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर वुमेन अगर माइनर है तो उसके साथ एक गार्जियन का होना ज़रूरी है, गार्जियन का कंसेंट यानी गार्जियन का सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने देख लिया आपका कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है क्या, वो हमने जान लिया। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यूपीएससी में, है ना, और यहाँ से तो आएगा ही शांतिलाल शाह कमेटी डायरेक्ट रिलेटेड टू लेजिस्लेशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। और हमने ये न्यूज़ भी जान लिया करंट में क्या था, तो हमारा ये पूरा न्यूज़ कवर हो चुका है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो ठीक है, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।